नमस्कार एंड हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारी बातों के बीच ईटीपी ऑनलाइन मॉड्यूल में 4th पार्ट में आज एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्री एनालिसिस पे आपसे बात करने के लिए मैं फिर से हाजिर हूँ। एनवायरमेंटल और इंडस्ट्री एनालिसिस ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका होना एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब हम एक बिज़नेस को सेट करने की कोशिश करते हैं या एक बिज़नेस को सेट करने की प्रोसेस में होते हैं। हम एक बहुत छोटी सी कोशिश के साथ शुरुआत करते हैं, हम एक छोटे लेवल के साथ शुरुआत करते हैं, हम एक छोटे स्टेप के साथ शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी मार्केट में बहुत कुछ है एस्टेब्लिश्ड जिनके साथ हमको कंपटीशन फेस करना पड़ता है और इस वजह से जब भी एज एन एंटरप्रेन्योर हम अपनी चीज़ को लेकर मार्केट में आ रहे हैं या उस फील्ड में बिजनेस फील्ड में आ रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्री एनालिसिस का करना। क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं इस पर थोड़ी थोड़ी बात करते चलेंगे। और सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम कोई नया वेंचर डालते हैं, नई कोई चीज़ डालते हैं, कोई बिज़नेस आइडिया इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तब्दील करते हैं, तो हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि हम ये जान लें कि हमारे आसपास ऑलरेडी क्या चल रहा है। क्योंकि जिस प्रोडक्ट के साथ हम मार्केट में आ रहे हैं, जो भी हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, वो कितना फेवरेबल है उन कंडीशंस के लिए जो हमारे आसपास बिखरी हुई हैं। इसमें इकोनॉमिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं, सोशल कंडीशंस भी हो सकती हैं, साथ में आपकी कल्चरल एनवायरनमेंट जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा असर भी डालती है और चीज़ों में आपकी मदद भी करती है। अब यहाँ पर जब मैं एनवायरमेंटल और इन चीज़ों की बात करती हूँ तो दो चीज़ें अपने आप बहुत कॉमनली ऊपर आ जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो है इकोनॉमी। द एंटरप्रेन्योर शुड कंसिडर ट्रेंड्स इन द जीएनपी, अनएम्प्लॉयमेंट बाय जियोग्राफिक एरिया, डिस्पोजेबल इनकम एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी इकोनॉमी आपको कितना सपोर्ट कर रही है, आप जिस चीज़ में पैसा लगाने वाले हो उसमें आप कितना अपने एरिया के ज़रिए या अपने काम के ज़रिए कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे, उसकी कितनी कॉस्ट आप निकाल पाओगे, आपकी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, क्या आपकी अर्थव्यवस्था कह रही है, इन चीज़ों को जानना, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट आता है कल्चर से रिलेटेड। एंड एवेल्युएशन ऑफ कल्चरल चेंजेस मे कंसिडर शिफ्ट्स in the population by demographics, for example the impacts of the baby boomers or the growing elderly population। जब हम किसी चीज़ के साथ शुरुआत करते हैं तो हमारा जो कल्चरल एटमॉस्फेयर है वो बहुत डिपेंड करता है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हम एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो नौजवानों के लिए है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन डिमांड कर रही है कुछ और, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम अपने कल्चरल एनवायरनमेंट से कितना ज़्यादा हमारे ऊपर असर पड़ता है, वो कल्चरल एनवायरनमेंट आपके बिज़नेस के लिए एज एन एंटरप्रेन्योर आपको कितना फेवरेबल होगा, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इसको प्रॉपरली प्लान करके, इसका एनालिसिस करके, इसका विश्लेषण करके फील्ड में आना ज़रूरी हो जाता है। टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज होती है, हर दिन एक नई तकनीक हमारे सामने आ जाती है और ये जो टेक्नोलॉजी में होने वाले चेंजेस होते हैं उनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हमें नहीं पता होता है कि आने वाले समय में, आज तो हम इस तकनीक के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कल कौन सी नई टेक्निक मार्केट में आ जाएगी। तो हमारा विजन जो है ये क्लियर होना चाहिए, हमारे थॉट्स क्लियर होने चाहिए। हमको फ्यूचर जो हमारे सामने है, एक चीज़ होनी चाहिए हमारे अंदर जो हम इन चीज़ों के साथ, इन चेंजेस के साथ, इन टेक्निक्स के साथ या जो तकनीकी रूप से चीज़ें बदल रही हैं हमारे पास, उनके साथ हम चलते रहें, उनके साथ हम सामंजस्य बना के रखें, उनके साथ हम एडजस्ट करते रहें। और इसके साथ ही साथ हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उन टेक्नोलॉजीज़ से रिलेटेड, क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं, तो हम उन टेक्नोलॉजीज़ से कैसे टैकल करेंगे अपने संसाधनों से, ये भी हमारी प्लानिंग में प्रॉपरली इंक्लूडेड होना चाहिए। साथ ही साथ आते हैं लीगल कंसर्न। ये सब बाहरी चीज़ें हैं जिनके साथ हमको सामंजस्य बिठाना होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जब आप कोई चीज़ बना रहे हैं, अपनी फैक्ट्री के अंदर हैं, तब तो बात अलग है, लेकिन बाहर की जो चीज़ें हैं इनको जानना ज़रूरी है। लीगल कंसर्न क्या है, कौन कौन सी चीज़ें, आप एक नए वेंचर शुरू करते समय आपको कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज़, कानूनी कार्यवाहियाँ पूरी करनी है, कौन कौन से दस्तावेज़ होने चाहिए आपके पास, कौन कौन सी
प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए क्या क्या आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत पहले से इस चीज़ के लिए प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि उस वक्त जब हम इन चीज़ों के अंदर आते हैं या इस प्रोसेस से गुज़रते हैं तो ऐसा ना हो कि कहीं हम किसी चीज़ पे लैग कर रहे हों और उस लैग करने की वजह से हमारा इतना टाइम वेस्ट हो जाए कि वो टाइम तो वेस्ट होगा, साथ ही साथ कॉस्ट भी जाएगी उसमें लगी हुई, और गिवन टाइम पे जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाएगा। अलग अलग सेशंस में आपने इस बात को हमेशा जाना है कि हमको डिमांड और सप्लाई के साथ चलना होता है। जब डिमांड किसी चीज़ की होगी तभी उसकी सप्लाई बढ़ेगी। यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री, आपका जो इंडस्ट्रियल नेचर है बाहर, वो डिमांड क्या कर रहा है, किस तरह की चीज़ें चाह रहा है, ये नॉलेज ऑफ वेदर द मार्केट इज़ ग्रोइंग और डिक्लाइनिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि बाहर जो मार्केट है हमारी वो प्रॉफिट पे चल रही है या लॉस पे चल रही है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम अपनी प्लानिंग को एक आकार देते हैं, एक शक्ल देते हैं, और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी कमियां हैं, क्या उनकी खामियां हैं, क्या उनकी खूबियां हैं, कैसे हमें उनके साथ टैकल करना है। क्योंकि जब इस तरीके की चीज़ में हम आते हैं ना, कंपटीशन जो अगला पार्ट है, कंपटीशन बहुत कुछ अच्छा कराता है हमसे, लेकिन कंपटीशन एक डर भी लेकर आता है। ऑलरेडी जो मार्केट में है, एस्टेब्लिश्ड है, उस चीज़ को तोड़ना और उस चीज़ के साथ चलना, दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, और साथ ही साथ दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल भी हो जाती हैं। हमको अपनी क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। साथ ही साथ अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं या और भी जो बातें उससे जुड़ी हुई हैं, उनमें कहाँ कहाँ हम लैग कर रहे हैं, उन पे वर्क करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स जनरली फेस पोटेंशियल थ्रेट्स फ्रॉम लार्जर कॉरपोरेशन। एंटरप्रेन्योरशिप की बात अगर की जाए तो ये एक छोटे लेवल की चीज़ है। हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है हम अपने घर से ही इस बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हों, एक ऐसा बिज़नेस जिस पे ऑलरेडी एक इंडस्ट्री खड़ी हुई है। तो एक डर होता है मन में, और ये डर कई बार हमको अपनी कोशिशों को करने से रोकता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर स्टडीज़ करते हैं अपने कॉम्पिटिटर के बारे में, तो हम बहुत सारी इस तरह की डर से, इस तरह की थ्रेट्स से निकल सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर एंटरप्रेन्योर के तौर पर साबित कर सकते हैं। अब यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ्स भी हैं और वीकनेस भी हैं। अगर हम दोनों पर स्टडी करके उसके बाद अपने ऊपर काम करते हैं तो हम अपने आप को मार्केट में सर्वाइव भी कर सकते हैं, प्लस हम जिस वेंचर के साथ आ रहे हैं वो हमको बेहतर रिजल्ट्स भी दे सकता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यू वेंचर शुड बी डिटेल्ड इन द बिजनेस प्लान। हम जो भी बिज़नेस प्लान बना रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, जब तक आप एक चीज़ को, एक आइडिया को एक पूरी डिटेल्ड प्लानिंग नहीं देते हैं, तब तक आप उस प्रॉपर चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे, उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे जिसको अचीव करने के लिए आपने इस आइडिया को एक वेंचर में तब्दील किया है। तो हर छोटी बड़ी चीज़ आपको, और ये जो छोटा सा आपका वेंचर है, इसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपके बिजनेस प्लान में होना चाहिए। दिस विल एनेबल द इन्वेस्टर टू एसरटेन द साइज एंड द स्कोप ऑफ द बिजनेस। आप क्या कर रहे हैं, आपका जो टारगेट मार्केट है वो क्या है, उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है, आप कितनी कॉस्ट उसमें लगाना, कितना पैसा उसमें लगाना चाहते हैं, आपको क्या लगता है इसमें से कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे सोचने की ज़रूरत होती है, और सिर्फ सोचकर छोड़ देने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उसको प्रॉपरली उस प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करने की भी ज़रूरत होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट प्रोवाइड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस वेंचर शुड बी डिस्कस्ड। और एक जो टीम आपके साथ चल रही है, आप हर चीज़ को डिस्कस करिए, क्योंकि जब आपको फीडबैक्स मिलते हैं, सामने से थॉट्स एंड व्यूज़ एंड आइडियाज़ आते हैं, तो आपके आइडिया को और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करने में मदद मिलती है। टीम बिल्डिंग का होना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। Now this simple assessment of the location, market and so on saved an entrepreneur from a potential disaster. जब हम अपने बाहरी जो हमारा माहौल है उसके बारे में चीज़ों को समझ लेते हैं, उनके बारे में चीज़ों को जान लेते हैं, तो हमारे लिए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना आसान हो जाता है, और उस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को हम कैसे
एक शक्ल देते हैं, वो हम एक बेहतर तरीके से जान पाते हैं। अब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, मैं बाहर की अगर बात कर रही हूँ, एनवायरमेंटल स्ट्रैटेजीज़ की बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो ये कि कितने स्पेस की ज़रूरत है। हम जिस वेंचर के साथ आ रहे हैं, मान लीजिए हम एक टिफ़िन सर्विसेज की बात करते हैं कि हम शुरू करना चाह रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। आसपास के ऑफिसेस को हमने टारगेट किया हुआ है, हमको कितने स्पेस की ज़रूरत होगी। अब डिपेंड करता है कि आपने कितना टिफ़िन सर्विसेज में कितने लोगों को या कितने लोगों का टिफ़िन आपने इंक्लूड किया है। आपको एक किचन की ज़रूरत होगी, एक जगह होगी जो आपके रिसेप्शन काउंटर में काम आएगी। तो कम से कम आप ये खुद समझ पाएंगे कि आपको कितनी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। और सबसे पहली नेसेसिटी यही होती है कि हमको जो काम करना है, अगर आपको अपने घर से ही काम करना है तो भी आपको स्पेसिफिकली उस एरिया को डिस्क्राइब करना होगा जहाँ से आप ये काम करेंगे। इसके साथ शुड आई बाय और लीज द बिल्डिंग, मुझे किराए पर ले लेना चाहिए या फिर मुझे इसको ख़रीद लेना चाहिए। यहाँ पर भी ये सेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आगे आने वाले समय में सिनेरियो क्या होगा। अगर आपको लगता है कि किराए पर लेकर इस बिल्डिंग को हम थोड़े दिन काम कर सकते हैं और ये देखा जा सकता है कि हमको किस तरह की मार्केट मिल रही है, तो क्यों नहीं। इसके बाद बात आती है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट पर स्क्वायर फुट। अगर हम व्हाट इज़ द कॉस्ट पर स्क्वायर फुट। अब अगर हमें लगता है कि नहीं, हमें बिल्डिंग ख़रीद ही लेनी है, तब फिर एक और सर्वे की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ किस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, कहाँ किस एरिया में कितने पर स्क्वायर फुट पे जगह अवेलेबल है और हमारे बजट में वो कितना अलाउ करेगी, कितना नहीं करेगी। इज़ द साइट जोन्स फॉर कमर्शियल यूज़। आप हर जगह बिज़नेस नहीं शुरू कर सकते एज़ पर नॉर्म्स एंड कंडीशन। जो आपको कॉमर्शियल साइट्स दी गई हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से लोकेटेड हैं, आप सिर्फ वहाँ पे काम कर सकते हैं, तो उन जगहों को सर्च करना होगा। इसके बाद इज़ द रेनोवेशन ऑफ द बिल्डिंग नेसेसरी। बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करने वाली होती हैं, प्रेजेंटेशन का ज़माना है। अगर आपको लगता है कि आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं वो सही प्रेजेंटेबल नहीं है, तो क्या उसका रेनोवेशन होना ज़रूरी है? क्या आपने जो बिल्डिंग ख़रीदी है वो आज की मॉडर्न टेक्निक्स से मेल नहीं खाती है? ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। एक मुद्दा और भी उठता है यहाँ पर कि ट्रैफिक की फैसिलिटी जो है वो एक्सेसिबल है या नहीं है। मान लीजिए आप एक ऐसी जगह पर शॉप बना रहे हैं जहाँ पर किसी तरीके का पब्लिक कन्वेंस नहीं मिलता है, तो फिर वहाँ तक आने वाला इस बात पे ज़रूर सोचेगा कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ कैसे। दूसरी बात, आप एक ऐसी सेक्लूडेड सी जगह पर या किसी गली के अंदर या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी तरीके का 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की रीच नहीं हो सकती, आप एक कैफ़े खोल लेते हो, जाहिर सी बात है कि लोग वहाँ तक कैसे आएंगे। तो हम इस चीज़ पे भी ज़रूर ध्यान रखें कि हम जहाँ पर भी अपने इस वेंचर को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जहाँ पर भी अपने लिए एरिया चुन रहे हैं, वहाँ से ट्रैफिक की एक्सेसिबिलिटी किस तरह की है। साथ ही साथ इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक जो प्रोफाइल है उस एरिया की वो कैसी है। आपने एक बहुत हाई फाई चीज़, एक बहुत हाई फाई बुक कैफ़े जिसमें सिर्फ इंग्लिश किताबें हैं, सिर्फ इंग्लिश म्यूज़िक चलता है, कॉफ़ी आपको सर्व की जाती है, एक ऐसे एरिया में खोल देते हैं जो अभी बस बन रहा है, बढ़ रहा है, जहाँ पे जो एजुकेशनल लेवल है वो उतना हाई नहीं हुआ है जितना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, क्या ऐसी जगह पर आपका वो कैफ़े सरवाइव करेगा? शायद नहीं करेगा। तो ये एक सोशियो कल्चरल जो हमारी एनवायरनमेंट है उससे भी बात जुड़ती है कि हमारा जो कल्चरल एनवायरनमेंट बाहर है, हमारी जो सोशल एनवायरनमेंट बाहर है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। हमको उसके बारे में सोच के चलना चाहिए कि हम किस वेंचर को कहाँ पे डाल रहे हैं। लोकल टैक्सेस क्या हैं, आपको क्या क्या चीज़ें पे करनी पड़ेंगी वहाँ पे, इनका ध्यान रखिए। साथ ही साथ सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लम्बिंग एडिकेट। ये सीवेज की प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। अब अगर मैं सिर्फ कैफ़े की ही बात करती हूँ और उस एरिया में आप खोलते हैं अपना कैफ़े जहाँ पर लाइट बार बार जाती है और चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, तो आपके बिज़नेस पे भी असर पड़ेगा। सीवेज की प्रॉब्लम अगर है, अगर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है तो बरसात का पानी भरेगा, यानी सड़कों पे बहुत सारा पानी और आपका बिज़नेस कम। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपके आउटर एटमॉस्फेयर से जुड़ी हुई हैं, उनकी बात यहाँ इस सेशन में की जा रही है। प्रोडक्शन प्लान पे आती हूँ। इफ़ द न्यू वेंचर इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, अ प्रोडक्शन प्लान इज़ नेसेसरी। अब अगर किसी चीज़ को आप बनाना शुरू कर रहे हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं,
बाकी सब चीज़ें तो चलिए ठीक है कि आपने एक बुक शॉप खोल ली या एक कैफ़े खोल लिया या कोई ऐसी शॉप खोल ली, लेकिन अब अगर आपको एक ऐसा वेंचर स्टार्ट करना है जिसमें आपको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, तब आपका प्रोडक्शन प्लान बहुत ज़रूरी हो जाता है। दिस प्लान शुड डिस्क्राइब द कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब उस प्लान में आप हर चीज़ को इंक्लूड कर लीजिए। आपकी ये मशीनरी है, आपका ये रॉ मटेरियल है, आपकी इतनी मैन पावर है, आपको इतनी इलेक्ट्रिसिटी देनी है, ये सारी चीज़ें उसमें प्लान्ड तरीके से लिखी हुई होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए उनका टोटल उसके अंदर, और जो आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उससे जुड़े हुए। जब एनवायरमेंटल पे बात आती है तब यहाँ पर ये चीज़ इंक्लूड होती है कि आपके जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिसमें लोकेशन आ जाती है, रीज़न क्या है उनको सिलेक्ट करने के, कॉस्ट कितनी देनी है हमको, कोई ऐसा काम जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हो, हम पहले देख चुके हों, इन सारी चीज़ों को उस प्लान में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इफ़ द मैन्युफैक्चरिंग इज़ टू बी कैरिड आउट इन होल और इन पार्ट बाय द एंटरप्रेन्योर, ही और शी विल नीड टू डिस्क्राइब द फिजिकल प्लांट लेआउट, द मशीनरी एंड द इक्विपमेंट्स नीडेड। अगर आपको मैंने अभी शुरू में ये बात कही कि मशीनरी अगर चाहिए तो उसका पूरा जो इक्विपमेंट है उसका पूरा लेआउट हमारे उस प्लान में इंक्लूडेड होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी संख्या में, कितनी कितनी कॉस्ट में, क्योंकि हमारा बजट बहुत मैटर करता है। तो इन सब चीज़ों पे कितना पैसा हमको किस मद में खर्च करना है, ये सारी चीज़ें आपके प्लान में जुड़ी होनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ों को अगर आप जो एनवायरमेंटल आपकी हैं, जो आपके आसपास चल रही हैं, जो आपकी फैक्ट्री के इनर एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर आपको असर डाल रही हैं, आपके लिए सपोर्टिव भी हो सकती हैं, आपको एक रिस्क फैक्टर से भी निकाल सकती हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज इस सेशन में हमने जाना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।